Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 9 of NCERT class 11th Mechanical Properties of Solid. तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेन टॉपिक को कवर और डिस्कस करेंगे। पहले की वीडियो में हम लोगों ने रिजिड बॉडी क्या होती है, उन पे कौन कौन से फोर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और स्ट्रेस क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हम लोग का वो टॉपिक है वो है स्ट्रेन। तो आइए देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन जो होता है ना, वो रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और उसी का जब रिज़ल्ट निकालते हैं तो उसी को स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि उस बॉडी में स्ट्रेस के बाद उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वही स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस यानी फोर्स अप्लाई किए तो कुछ ना कुछ उसके पोजीशन में चेंज होगा, कुछ उसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है और जो उसकी पहले पोजीशन थी, उस दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तो उसी को स्ट्रेन कहलाता है। तो वही इसीलिए स्ट्रेन को इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है या फिर रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्ट्रेन होता है वो रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेस होता है। यानी कि अगर कोई ये बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ना कोई डिफॉर्मेशन तो होता ही है। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। तो यहाँ पे हुआ इसका डिफॉर्मेशन, तो इसने भी कुछ अपना जनरेट किया होगा स्ट्रेस, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसने जो जनरेट किया उसी का ये रिज़ल्ट होता है स्ट्रेन। ये बताता है कि पहले बॉडी कैसी थी और उसमें कितना चेंज आया, तो उसी चीज़ को ये स्ट्रेन डिस्क्राइब करता है। अब स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वॉल्यूमेट्रिक और थर्ड शियरिंग। ये बिल्कुल स्ट्रेस के जैसा ही था। जैसे वहाँ पे ये था कि लॉन्गिट्यूडनल, हाइड्रोलिक, टेंजेंशियल, वैसे भी यहाँ पे स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का रिजल्ट ही स्ट्रेन होता है, इसलिए ये सब में इतनी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये डेल्टा L/L से शो होता है। यानी चेंज डेल्टा क्या शो करता है, चेंज शो करता है, तो इसीलिए डेल्टा L/L है। ऐसे ही वॉल्यूम डेल्टा V/V, शेयरिंग डेल्टा X/L। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट काम करता है। जो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर में नहीं लगता, वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल में लगता है ना। जैसे कि ये एक लाइन मान लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस लाइन पे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के पैरेलल लगाए तो यहाँ पे ये इतने से इतना डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ पे ये जो है ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है इस वाले पे। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगल बना रहा है और इतना ये डिस्प्लेस हो गया और इतना भी हुआ। तो दिस यानी इसको अगर डेल्टा एक्स सपोज कर लेते हैं, इसको डेल्टा एल सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे थीटा मेज़र हो जाएगा, उतना ही डिस्प्लेस हुआ है। इसी को शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। यानी हुक्स लॉ ये बताता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी स्ट्रेस बढ़ेगा किसी भी बॉडी में तो उसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा ही, क्योंकि जो स्ट्रेन होता है वो रिजल्ट ही तो होता है स्ट्रेस का। तो इसीलिए तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल, अब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी सब बात हो रही है, यहाँ पे ई ले लेते हैं और फिर आगे जाके ई हो जाएगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ई के इक्वल हो जाएगा। ऐसे इधर आएगा फिर ई क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा फिर ये, तो ई क्या है, कांस्टेंट है, और आगे जाके यही ई को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये जो हुक्स लॉ होता है वो एक एम्पेरिकल लॉ होता है। यानी कि वो हर मटेरियल को फुलफ़िल नहीं करता है। यानी कि अगर सारे मटेरियल पे हम लोग स्ट्रेस अब देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, वो कुछ और अजीब तरीके से आएगा, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इसलिए इसको एम्पेरिकल लॉ कहा गया है। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट वहाँ तक की लिमिट होती है जहाँ पे कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को फिर से गेन कर लेती है, अगर हम लोग उसमें कोई डिफॉर्मेशन करते हैं तो वही लिखा है यहाँ भी, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच बॉडी कम्प्लीटली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ DF यानी डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ यही इलास्टिक लिमिट होता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व देख लेते हैं जो मेटल के लिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल है। यानी लॉन्गिट्यूडनल मतलब यानी
ये लेंथ वाइज चेंज को मेज़र करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। तो ये देखिए, ये पहले पोजीशन इसकी ओ थी। ओ पे यहाँ पे एक मेटल है, उसको हम लोग ऐसे, मेटल तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको यहाँ पे एक रबर सपोज कर लेते हैं। तो जब हम लोग उसको यहाँ पे कोई भी मेटल ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पे तो मेटल का दिखाया गया है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं कि इरेज़र या फिर कुछ भी ऐसा सपोज कर लीजिए। तो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन ओ थी, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए और ए तक, तो फिर उसको रेस्ट पे कर दिए। तो जब रेस्ट पे आई तो दोबारा अपनी वही वाली इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेती है। अब हम लोग, इधर स्ट्रेस का है, इधर स्ट्रेन का है, ये यानी कि ये वाई एक्सिस स्ट्रेस को शो कर रही है और एक्स एक्सिस स्ट्रेन को। उसके बाद से फिर हम लोग, जब यहाँ पे ये बॉडी चली गई अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो फिर हम लोग इसको स्ट्रेच किए और अब कुछ दूर तक का स्ट्रेच किए। तो जब अब इतना से ओ से लेके ए तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ये ऐसी लाइन आ रही है। प्रोपोर्शनलिटी में तो लाइन स्ट्रेट आती है ना जब दोनों यूनिफॉर्म होते हैं तो ओरिजिन से पास, लेकिन यहाँ पे अब ये लाइन थोड़ी ऐसे हो जा रही है, यानी कि ये थोड़ी ये झुक जा रही है। तो इसका ऐसे होने का मतलब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल अब नहीं रह गए हैं, तो यहाँ पे हो जा रही है। उसके बाद से फिर ये बी पॉइंट तक जा रही है, तो भी ये अपनी इनिशियल पोजीशन ओ पे आ जा रही है, लेकिन अब फिर ओ पे आई, फिर इसको हम लोग स्ट्रेच किए। तो अब स्ट्रेच करते हैं सी तक, जब ये सी तक जाती है और फिर वहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तो वो दोबारा तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है, लेकिन ओ पे ना आके वो ओ डैश पे आ जाती है। और जब ओ डैश पे आती है, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन नहीं कर पाई, यानी कि अब वो जो बॉडी है वो प्लास्टिक रीजन में एंटर कर गई है और अब वो इलास्टिक से प्लास्टिक में उसका कन्वर्जन हो गया है। तो ओ से बी तक का जो इसका यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ तक रेंज, इसको इलास्टिक लिमिट कहेंगे, और सी जो है वो प्लास्टिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ओ से बी को ही इलास्टिक रीजन कहेंगे। और ये जो ओ से बी है इलास्टिक लिमिट में आएगा, लेकिन जो बी है ये एग्जैक्टली इलास्टिक लिमिट है। फिर ऐसे ही छोड़ेंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक डी तक करेंगे, तो भी ये ओ पे नहीं आएगा, ये ओ डैश में ही अब आ जाएगा, क्योंकि अब जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी बन चुकी है। फिर जो डी पे जब जाएगा तो इसकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी, यानी कि अब वो सबसे मैक्सिमम लेंथ पे होगा, यानी अब उसमें कोई भी चेंज करके उसको और मैक्सिमाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर जब मैक्सिमम लेंथ में ये पहुंच जाएगा तो उसके बाद से धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट कर देगा और एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे लिक्विड बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर इसकी बनने लगी। इस यहाँ पे लिक्विड से यही मतलब बताने का है कि इसकी बहुत ज़्यादा पतली लेयर बनेगी। फिर पतली लेयर से ऐसे बनते बनते जैसे रस्सी टूटने के पहले कैसी लेयर हो जाती है, कैसे रस्सी हो जाती है, वैसा ही कंडीशन यहाँ डी और ई के बीच में होता है। और फिर ई तक आते आते वो फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, और फ्रैक्चर पॉइंट ई को कहते हैं। अब सी से लेके ई तक का जो रीजन होता है वो प्लास्टिक रीजन होता है, और सी पे प्लास्टिक स्टार्ट होता है। तो आई होप ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये स्ट्रेन टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।